गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 17 और 18 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परोपकारी कार्य करते हैं इस वजह से। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है, और रतन टाटा को भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिले हैं। पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला है और पद्म भूषण 2000 में मिला है। देखिए अब इनको भारत रत्न कब मिलता है। तो 9 फरवरी 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 का ये अवार्ड जीते हैं। इनको ये जलवायु प्रबंधन पर विशेष लेख के लिए मिला है। तो 24 लेखकों को 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 96 नंबर का जो अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उसमें सिलियन मर्फी चुने गए हैं ओपेनहाइमर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन चुनी गई हैं पुअर थिंग्स मूवी के लिए। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जेकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत के लिए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को और उर्दू के लिए गुलजार साहब को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ओनूर, ये शशि थरूर जी को ये मिला है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी। और ये कौन है? तो भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं ये। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड, तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस से 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में कॉरपोरेट अवार्ड REC लिमिटेड को मिला है। आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली किसने शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे मोटा भाई यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी। ओके, तो अमित शाह जी ने आतंकवाद और अपराध में समन्वय बढ़ाने के लिए NIA के डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम और जम्मू और कोच्चि में 2 शाखा कार्यालयों का उद्घाटन किया है। तो रायपुर में एक आवासीय परिसर और नए आपराधिक कानूनों को समझने के लिए एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया था, जिसका कि नाम था संकलन। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे? तो जम्मू और कोच्चि में 2 शाखा कार्यालय, उसके ब्रांचेस ओपन कर दी गई हैं जम्मू और कोच्चि में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और स्कीम्स हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो PM मोदी ने हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए PM सूरज पोर्टल की शुरुआत की है। खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति शुरू किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नालामा लॉन्च किया है, और निंगल नालामा का मतलब होता है तमिल में क्या आप ठीक हैं। राज्य में परिवारों के उत्थान के लिए योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता अधिनियम CAA लागू कर दिया गया है। ठीक है, सरकार खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। ओके, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की थीम है। ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसको स्टार्ट किया गया था 1995 से, क्योंकि उसी वर्ष भारत सरकार ने पहली बार जो पल्स पोलियो टीकाकरण है उस कार्यक्रम की स्थापना की थी। ओके, अब डेज एंड इवेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 16 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया गया। पाई दिवस, ये जो गणित में हम पाई करते हैं 3.14 मान होता है जिसका, या फिर तो ये 14 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च। NCPCR का 19वां स्थापना दिवस ये 12 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये 10 मार्च। CISF के स्थापना दिवस 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पांडवुला गुट्टा को किस भारतीय राज्य में आधिकारिक तौर पर एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो जियो हेरिटेज साइट बना है, ये तेलंगाना का है पांडवुला गुट्टा। तो ध्यान में रखिएगा तेलंगाना में है पांडवुला
पंडावुला गुट्टा हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। और जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और इसका मुख्यालय है कोलकाता। बस आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। जीएसआई 1851 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय है कोलकाता। वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। द इंडियन एक्सप्रेस की ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा ने संयुक्त रूप से वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो मीडिया पर्सन से ये संबंधित है, महिला। ठीक है, उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है। तो इस बार संयुक्त रूप से मिला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। ग्रीष्मा कुठार एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार है जो गहन शोध और खोजी रिपोर्टिंग में विशेषज्ञता रखती है, खासकर मणिपुर जैसे संघर्ष। रितिका चोपड़ा दिल्ली स्थित द इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय ब्यूरो यानी कि सरकार की प्रमुख और राष्ट्रीय शिक्षा संपादक के पद पर विराजमान है। ओके, नेक्स्ट, किस देश के विकेट कीपर पर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो मैथ्यू वेड आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मैथ्यू वेड इस समय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। मैथ्यू वेड बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं। साल 2012 में अपने क्रिकेट करियर की इन्होंने शुरुआत की थी और आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए ये प्रदर्शन अभी करेंगे। ओके, स्पोर्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो मैक्स वेरस्टेपन ने F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रीमियर लीग जीत लिया है। मुंबई ने 2024 का ये रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन 19 से 23 मार्च 2024 तक जमशेदपुर में किया जाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन का खिताब चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने वर्ष का पहला ऐसा खिताब जीता है, ये मेंस डबल्स में। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का स्थान है ये इंग्लैंड में आयोजित होगा। न्यूयॉर्क शहर को 2026 फीफा विश्व कप फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो इनको 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है। तो महाराष्ट्र क्या करेगा, जम्मू कश्मीर में ये जमीन खरीदने वाला पहला राज्य भी बनेगा और साथ ही में वहाँ पे वो भवन निर्माण करेगा। ठीक है, वो किसके लिए, तो राज्य पर्यटकों के लिए। जो भी देश के पर्यटक जम्मू कश्मीर में घूमने वगैरह जाते हैं तो ये 2.5 एकड़ पे बनी हुई ज़मीन में वहाँ वो रह सकेंगे, ठहरने का उत्तम प्रबंध होगा वहाँ पे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी कि इसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि छोड़कर दूसरी कोई भी जमीन खरीद सकता है। तो केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 22 के दौरान जम्मू कश्मीर में 185 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी है। ठीक है, अब स्टेट्स के अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी जो ट्विन टनल है, ट्विन लेन सुरंग है, उसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड कैबिनेट में यूसीसी रिपोर्ट बिल को मंजूरी दे दी है। गोवा ने पर्टुजुमैब ट्रांसटुजुमाब दवा ये मुफ्त पहुंच लोगों को घोषणा की है। और प्रधानमंत्री मोदी तालाबिरा थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु ने 16 रामसर स्थलों के साथ रिकॉर्ड बना लिया है और 2 नए अभयारण्य इसमें जोड़े गए हैं। भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट ये इमर्ज 2024 है। राष्ट्रपति मुर्मू ये जो है द्रौपदी मुर्मू जी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ करेंगी। ऑटोमोटिव और ईवी क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने भारी उद्योग मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी क्षेत्र में आईआईटी रुड़की के साथ में साझेदारी की है। ध्यान रखिएगा, ये जो आईआईटी रुड़की है ये उत्तराखंड में है।
उसी की बात की जा रही है। तो नवाचार के लिए एक अनुकूल वातावरण का ये पोषण होगा और आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ इसको पूरा किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आईआईटी रुड़की के साथ में ऑटोमोटिव और ईवी क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने की घोषणा किसने की है? तो हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय ने। अब कुछ एमओयूज हैं, इन एग्रीमेंट से इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्या.ईजी कमोडिटी फाइनेंसिंग के लिए शिवालिक बैंक के साथ में भागीदारी की है। भारत एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए ये $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। भारत और एडीबी ने अहमदाबाद में रहने योग्यता में सुधार के लिए $181 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारत ने यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ $100 बिलियन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बिहार सरकार और सिडबी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एसएसबी ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक किए, जिसके अनुसार किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है? तो बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड को काफ़ी चर्चा में हुआ था, जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसमें एसबीआई और जो भाजपा टीम थी, मतलब कि भाजपा के ही कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड देने का, जिसमें पार्टियों को चंदा मिलता था। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने इसको सार्वजनिक कर दिया है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, तो बीजेपी को मिला है। तो 6,000 करोड़ रुपए, मतलब इस बॉन्ड के लगभग 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी को मिले हैं। अन्य पार्टियों को भी मिले हैं, पर सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी को मिले हैं। ठीक है, तो सूची में सबसे ऊपर लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। ये इनके द्वारा 1,368 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर है हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये 966 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और चेयरमैन इस समय है दिनेश कुमार खारा। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनकी शुरुआत देखिए 2018 में की गई थी, लागू भी उसी टाइम पे किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना ने लोगों को नाम न छापने के दौरान अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को दान की किसी भी राशि की अनुमति दी थी। तो इसके अंतर्गत यही था कि आपका नाम नहीं बताया जाएगा और आप किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप दान दे सकते हैं, कितनी भी राशि, आपको जितनी सुविधा हो। तो भारतीय स्टेट बैंक इसमें मीडिएटर था। इन्होंने 1,000 रुपये और 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी किए थे। ठीक है, तो इस तरीके का 1,000 का कोई बॉन्ड अगर खरीदता, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो जाके एसबीआई में जमा कर देता और फिर ये जो एसबीआई बैंक है, जिस पार्टी के नाम से वो जाता, वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाता था और इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं पता चलता था। तो इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड था, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, इस तरीके के मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी कर दिए गए थे। ठीक है, और इसे 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। तो इस वजह से ये बंद हो गया। इस वजह से सार्वजनिक जो भी चंदा है उनकी घोषणा चुनावी आयोग ने कर दी है, जो कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो नौसेना भवन दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना का नया अत्याधुनिक मुख्यालय है। नौसेना पहले 13 अलग अलग स्थानों में संचालित होती थी। मुख्यालय की इमारत में 3 विंग और 4 कहानियाँ शामिल हैं। भवन परिसर और सौर उत्पादन प्रणालियों और उन्नत निर्माण सामग्री को एकीकृत करता है। इसे इंटीग्रेटेड हैबिटेबिलिटी असेसमेंट के तहत ग्रीन रेटिंग 4 मिली है। ओके, तो ये अपना बस आपको ध्यान में रखना है कि वेयर हैज़ इंडियन नेवी सेटअप इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स, तो ये एट दिल्ली। ओके, अब डिफेंस न्यूज़ का रिवीजन कर लेते हैं। भारत शक्ति त्रिसेवा अग्नि युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये पोखरण में। डीआरडीओ ने मिशन दिव्य अस्त्र अग्नि 5 का सफलतापूर्वक संचालन किया। एमओडी एंड एचएएल ने 34 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए 8,073 करोड़ रुपए का सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एंट्री ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास ये राजस्थान में हुआ था। मालदीव ने त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये इसकी शुरुआत की है। ओके, इसमें भारत और श्रीलंका भी हैं। ये त्रिपक्षीय अभ्यास में मालदीव्स, भारत और श्रीलंका दोस्ती। पुणे में पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया। डीआरडीओ की दुर्ग 2 लेज़र हथियार का परीक्षण किया गया। तुर्की 5th नंबर की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान KAAN कान ने पहली उड़ान पूरी की है। रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन MTEX 2024 का उद्घाटन किया है।
नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च्ड प्रसार भारतीज न्यू सर्विस पीबी शब्द? ऑप्शंस आर अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को रिवाइज करते रहिए।